हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आई एम प्रकाश वर्मा। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें महादेव के दर्शन आदि कैलाश पर्वत के फाइनली हो गए थे, और वहां से दर्शन करने के बाद हम फिर नीचे की ओर तुरंत ही आ गए अपने टेंट पे। भाई पैर सुन है भाई, ये मैया मोरी काम नहीं कर रहा, सुन है पूरे पैर। अभी जाते ही बता दो मैंने नहीं कुछ देर अभी इसको पोछेंगे, पहले पूछ के सॉक्स गर्म पानी से पहले पोछ देंगे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने हाथ पाँव धुले, और उसके बाद भोजन वगैरह लेने के बाद हम अपना सोने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह हमें वापस निकलना भी था धारचूला के लिए। सुबह होते ही हमने अपने बैग वगैरह पैक किए, बाइक में बांधे, और नाश्ता करने के बाद हम निकल लिए वापस ऊटी से धारचूला के लिए। हम उन्हीं रास्तों से होते हुए निकले। रास्ते वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि बारिश 6 दिन का जो प्रभाव था वो नीचे पूरा दिख रहा था। इस बार हमारी बाइक नहीं फंसी, क्योंकि गाड़ियों के निकलने से रास्ता काफ़ी बन चुका था। तो उसी टायर के निशानों पर हमने बाइक को निकाला। फिर भी बाइक हमारी आधी आधी करीब कीचड़ में डूब तो गई थी, लेकिन कहीं पर बाइक फंसी नहीं। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे थे, हमें वो सारे रास्ते मिले जो रास्ते 6 दिन की बारिश में ख़त्म हो गए थे। तो बीआरओ और जीआरईएफ अपना काम कर रही थी, लेकिन रास्ते उतने स्मूथ नहीं बन पाए थे जितने वो पहले थे। उस पर पूरा असर दिख रहा था कि ये रास्ते अभी जो है टेम्परेरी बेस पर बनाए गए हैं। सीधे सीधे रैंप थे बिल्कुल, जिस पर बाइक का संभालना, खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी बाइक का अगला ब्रेक काम करना बंद कर दिया था। हम कुछ दूर ही आए थे तो हमें पता चला कि आगे रास्ता बंद है, जो कि कल से पहले नहीं खुलने वाला है। तो हमने पास में ही एक होटल पे बाइक लगा दी और नीचे जाने का डिसाइड किया, धारचूला रुकने का, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नेटवर्क ना आ रहा था और ना तो इंटरनेट चल रहा था। तो हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम धारचूला जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, और जब रास्ता खुल जाएगा तो सुबह हम आकर के टैक्सी से और बाइक को ले जाएंगे। रास्ते में ये सुंदर झरने, ये मनमोहक वादियाँ, ये हरे हरे पहाड़, मानो हमसे ऐसा कह रहे थे कि अभी मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन अब क्योंकि दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी, तो इसलिए अब हमें सीधे हमारा घर ही दिख रहा था। अपना ज़रूरत का सामान लेकर पीठ पर हम टांग कर वहाँ से निकले ही थे कि आगे का जो नज़ारा था उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने आप खुदाई देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जो 6 दिन की बारिश में पूरा ख़त्म हो चुका है, और ये पूरा रास्ता अब नया बन रहा है। ये खिलाड़ी यहाँ तक तो हमें सब ठीक लग रहा था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बराबर दिख रहा था। और हम जैसे ही आगे
कुछ नहीं तो 30 से 40 मीटर का रैंप था, वो भी खड़ा। ना इसमें कोई उतरने की व्यवस्था थी, ना तो रस्सी थी और कुछ भी कोई जुगाड़ नहीं था। फिर हम सब ने आपसी सहमति से हिम्मत बनाई, क्योंकि हम पीछे से 2 किलोमीटर चल के पैदल आ चुके थे, तो वहाँ वापस जाना भी अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पूरा अंधेरा होने के आधे घंटे के अंदर ही अंधेरा होने वाला था। तो हम सब ने डिसाइड किया कि यहाँ से उतर के हम एक कैंपर गाड़ी करेंगे और उसके थ्रू नीचे जाएंगे। तो मैंने ही पहले सोचा कि पहले मैं ही उतर के देखता हूँ। वीडियो में देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो जीने मरने वाली थी। पहले मैं गया और फिर मेरे पीछे एक एक करके सब धीरे से महादेव के आशीर्वाद से बिना चोट खाए हताहत हुए नीचे उतर आए थे। और वहाँ उतरने के बाद हमने कैंपर करी और धारचूला वहाँ से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर था। तो हम रात को ही वहाँ पर 11 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे धारचूला। वहाँ पर इस बार आकर के हमने, क्योंकि रात के 11 बज गए थे, तो हमने KMVN का गेस्ट हाउस लिया, जो कि पुलिस स्टेशन से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे है, गांधी चौक के पास में। वहाँ पर हमने डोरमेट्री ली। डोरमेट्री का चार्ज बहुत ही नॉमिनल है, 300 रुपीज़ पर पर्सन। साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से है, इनके डाइनिंग हॉल्स बहुत अच्छे हैं, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और टोटल सारी सुविधाएं जो हमें वहाँ मिली वो बहुत ही अच्छी थी। किसी भी सुविधा के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। खाना भी बहुत हाइजीन से ये परोसते हैं, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। आप डाइनिंग हॉल देख सकते हो, अच्छा बड़ा सा डाइनिंग हॉल है, तरीके से खाना खिलाते हैं बिठा करके। बाहर बड़ी सी बालकनी बनी हुई है, सामने आपको बिल्कुल नेपाल दिखता है और आप यहाँ बैठ के आराम से माँ काली के जो है नदी के साउंड का आनंद ले सकते हैं और सामने वो नेपाल है। उसके बाद हम बाइक ले आए थे अगले दिन, और उसके बाद फिर हमने बाइक लाने के बाद हम रात रुके और फिर अगले दिन सुबह हमने सामान अपना पैक किया और अब हम वापस नीचे जाने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारी बाइक ख़राब हुई थी उसे भी हम लोडर में लोड करके ले आए थे और धारचूला में ही हमने उसकी क्लच प्लेट बदलवा ली थी और अब सारी बाइकें हमारी जाने के लिए रेडी हैं। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं थोड़ी देर में। ये जो गेस्ट हाउस है ये कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि सरकारी संस्था है। वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे आ गए जागेश्वर धाम। यहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। इतने हरे हरे पहाड़ों पे लगे हुए पौधे, बारिश का हल्का हल्का सा छिड़काव, ऐसा लग रहा था मानो कुदरत हम पर मेहरबान है। जागेश्वर धाम पहुंचने के बाद हमने वहां पर होटल लिया और नाइट वहीं स्टे करने का फैसला किया और हमने वहां बहुत मज़े भी किए।
यहाँ का जो रूम का चार्ज था वो 1200 रुपये। हमको 2 रूम मिले थे जिसमें 4 बेड लगे हुए थे, तो हम 8 लोग थे, तो हमने 2 रूम लिए थे सिर्फ 1200 रुपये में। कैम्बियन का भी गेस्ट हाउस है यहाँ पर, आप चाहो तो उसे ले सकते हो। उसका जो कॉस्ट है वो 2500 रुपये, 2800 रुपये और 3200 रुपये है। वहाँ रात सोने के बाद अगले दिन सुबह उठ करके हम सब ने फ्रेश हो गए, नहा लिया और उसके बाद हम चल दिए दर्शन के लिए, क्योंकि जागेश्वर धाम की मान्यता है कि ये 7वीं सदी का अर्धनारीश्वर महादेव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर महादेव आधे शिव और आधे शक्ति के रूप में शिवलिंग के भाव में स्थापित है। और ये मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 7वीं सदी का है और इसकी बनावट देखकर आपको ऐसा ही लगेगा क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इसके कुंड, इसकी आकृतियाँ, इसकी कलाकृतियाँ, स्ट्रक्चर, प्राचीन काल में कितना बढ़िया आर्किटेक्ट था, कितना बढ़िया मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाते थे लोग, ये इस चीज का एक प्रतीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बाकायदे बिठा करके जो पंडित जी होते हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, जो वो तरीके से आपकी पूजा कराएंगे, शिवलिंग पे जल अर्पण करवाएंगे, तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि आप दूर से ही जल चढ़ा दें, वो बिठा करके कायदे से आपकी पूजा कराते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। और यहाँ पर आप जिस भी मंदिर को देखेंगे, छोटा बड़ा, उन सब में कोई ना कोई शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों में दर्शन करके मन इतना प्रफुल्लित और शांत हो चुका था, ये बताना मुश्किल है। आप जब यहाँ एंट्रेंस करेंगे तो आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कितने लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो एंट्रेंस में आपका नाम लिखा जाता है और वहीं पर मैप लगा है, तो उससे आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, क्योंकि अंदर काफ़ी बल्क में मंदिर हैं तो पता नहीं चल पाता है। वहाँ दर्शन करने के बाद उसके बाद हम निकल लिए वापस नीचे की ओर, और अब हमारा अगला जो स्टॉप था वो था नीम करोली बाबा, नैनीताल। वहाँ हम पहुँच गए थे शाम को करीब 5:30-6 बजे। क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना है, तो हमने बाहर रोड से ही वीडियो बना लिया आपके लिए, आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लें। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल लिए वापस अपने गंतव्य स्थान गाजियाबाद के लिए। तो वहाँ से हम चले थे शाम को 8 बजे नीम करोली बाबा से कैची धाम, और वहाँ से निकलकर हम सुबह 5 बजे गाजियाबाद पहुँच गए थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरा पहला बड़ा ब्लॉग है तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो गलती अगर आपको लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अब अगली ट्रिप मुझे कौन सी करनी चाहिए वो भी प्लीज़ बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों ने पीछे की सीरीज़ नहीं देखी है तो इससे पहले के भी 3 एपिसोड हैं और भी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू। हर हर महादेव।